गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 6 पुलिस एवं न्यायालयों की भूमिका। तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश में या विश्व में या हमारे क्षेत्र में या हमारे राज्य में, ठीक है, यार हमारे दैनिक जीवन में पुलिस का क्या भूमिका और न्यायालय का क्या भूमिका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यदि हम लोग पुलिस के पास जाते हैं तो हमारे दैनिक जीवन में या तो किसी भी क्षेत्र में देखते हैं, या हम लोग राज्य देश विदेश या किसी भी फील्ड में हम लोग जब देखते हैं तो पुलिस की क्या भूमिका होती है और न्यायालय यानी कोर्ट की क्या भूमिका होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यदि हम लोग के आसपास में किसी भी तरह के अपराध होते हैं, घटना होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, सूचना करते हैं, या हम लोगों के साथ कुछ भी ऐसा घटना होता है तो हम लोग जाके क्या करते हैं, थाने में जाके FIR दर्ज करते हैं। ठीक है, तो यहीं से लेके पुलिस का अपना बेसिक भूमिका होती है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे पुलिस की भूमिका होती है, जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल हो या किसी भी तरह का EMA हो तो उसमें आम जनताओं की देखभाल करना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना तथा हमारे देश की सेवा करना, हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करना, हमारे राज्य को सुरक्षा प्रदान करना, ताकि किसी दूसरे देश से हम लोगों को किसी भी तरह की यदि अटैक करने की संभावना हो, आक्रमण करने की, तो उसको रोकना तथा और बहुत ऐसे भूमिका होती हैं। हर फेस्टिवल में आम जनता की सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहना, इस तरह से पुलिस की अनेक भूमिकाएं हैं। साथ ही साथ देखो, जब मामला आपराधिक रूप से बड़े हो जाते हैं तो पुलिस से जब हम लोग FIR दर्ज कर देते हैं तो वो हम लोग का केस बन जाता है और न्यायालय में यानी कोर्ट में उसका जजमेंट मतलब होता है। जजमेंट दैट मीन्स वही क्या, न्यायालय में उसका जो अच्छा है क्या है, हम अपना हक के लिए लड़ सकते हैं। हम लोग के खिलाफ यदि अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग लड़ सकते हैं। यदि मेरे खिलाफ कोई अन्याय कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम लड़ सकते हैं। यानी न्यायालय में हम लोगों को न्याय मिलता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोगों को पढ़ना है, पुलिस एवं न्यायालयों की भूमिका हमारे दैनिक जीवन से लेकर हमारे राज्य राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या भूमिका होती है। अब देखते हैं किस तरह की भूमिका है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर याद रखने चाहिए नए शब्द, कुछ याद रखने चाहिए जो शब्द हैं। तो देखो, आरोप। आरोप का मतलब होता है कि जैसे दावा करना किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया जबकि किए गए दावों की सत्यता के संबंध में कोई प्रमाण न हो। ठीक है, तो ये होता है आरोप। आरोप का मतलब क्या होता है, दावा किया जाता है कि वो अपराधी हैं, लेकिन उस दावों की सत्यता की प्रमाण पत्र यानी उसके लिए जो प्रूफ चाहिए उसका कोई प्रमाण उपलब्ध न हो तो उसको हम लोग आरोप कहते हैं। ठीक है, यानी झूठ मूठ कर इल्ज़ाम लगाना। झूठ मूठ का क्या लगाना, इल्ज़ाम लगाना, किसी पे गलत आरोप लगाना। बोलने का मतलब ये होता है उसके अगेंस्ट में कोई एविडेंस नहीं होने के बावजूद भी उसको हम दोषी साबित करते हैं। जब हम लोग एविडेंस दिखाने की बात होती है तो हम दिखा नहीं पाते हैं, वो आरोप कहलाता है। ठीक है, अब देखो जालसाजी। जालसाजी का एक ही प्रमुख होता है, धोखेबाज। ठीक है, धोखाबाजी करना, धोखा देना, वो जालसाजी कहलाता है लोगों को। देखो, लोगों को धोखा देने के उद्देश्य से धन दस्तावेज आदि की नकल करने का अपराध ही जालसाजी कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का जाली बनाना, जैसे हम लोग रुपया कमाने के मामले में क्या करते हैं, जाली नोट छापते हैं, जाली दस्तावेज बनाते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर दूसरों को धोखा देते हैं किसी भी माध्यम से, वो जालसाजी कहलाता है। ठीक है, तीसरा हम लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, देखो, समन। समन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने का नोटिस देना, ये समन कहलाता है। ठीक है, यानी यदि हम FIR दर्ज कर दिए हैं या हम किसी को केस कर दिए हैं या हमको कोई केस कर दिया है तो उसके बाद कोर्ट से क्या आता है, यानी न्यायालय से क्या आता है, एक नोटिस आते हैं। क्या आता है, वहाँ उपस्थिति दर्ज करने का, यानी वहाँ अटेंडेंस, वहाँ प्रेजेंट होने के लिए जो नोटिस आता है उसको हम लोग समन बोलते हैं। यानी न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा व्यक्ति को, या चाहे हम केस किए हों चाहे किसी व्यक्ति द्वारा केस किया गया हो, उस दौरान कोर्ट से जो उपस्थिति दर्ज करने के जो नोटिस आते हैं उसको हम लोग समन कहते हैं। उसके बाद देखो वारंट।
वारंट होता है देखो न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित शासकीय आदेश, जिसके द्वारा पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके घर की तलाशी लेने की अनुमति, उसको वारंट कहते हैं। जब कोई आपराधिक बहुत ज़्यादा आपराधिक हो जाता है, ठीक है, और वो अपने आप में कोर्ट में पेश नहीं करता है, तो उस समय हम लोग जिस न्यायालय में हम लोग केस करते हैं उस न्यायालय के मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर के द्वारा पुलिस को गिरफ्तार करने, ठीक है, उसको गिरफ्तार करने तथा उसके घर की तलाशी लेने की जो अनुमति दी जाती है वो वारंट जारी किया जाता है, ठीक है। पकड़ने का, बहुत कोई गोली मारने का वारंट, यदि उस तरह से बड़ा अपराधी होते हैं तो उसको गोली मारने का वारंट जारी किया जाता है, किसी को पकड़ने का, उसका घर का तलाशी लेने का, घर कुर्की करने का, ठीक है, इस तरह से वारंट होता है। तो हम लोग देखो पिछले अध्याय में हमने देश की न्याय प्रणाली के विषय में विस्तार से वर्णन किया है। तो पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे देश के जो न्याय प्रणाली किस किस माध्यम से हम लोग को न्याय मिलता है, उस प्रणाली का डिटेल से वर्णन है, जिसका हम लोग पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम न्यायालयों की भूमिका, क्या भूमिका रहेगी न्यायालय तथा पुलिस बल किस तरह से काम करने के लिए जाने जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो पुलिस बल का मुख्य कार्य समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, हमारे समाज में देखो, समाज हमारे गांव, समाज से हम लोगों का राज्य से हम लोगों का देश बनता है, ठीक है। हम आदमी सब एक सामाजिक प्राणी होने के नाते पुलिस का पहला दायित्व क्या होता है, समाज में शांति स्थापित करके रखना, यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, तथा सभी लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना है। ये पुलिस का प्रमुख कार्य है, यानी मुख्य कार्य है। क्या, समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना है। यह एक मुख्य जांच एजेंसी भी है, ठीक है। पुलिस को एक जांच एजेंसी भी कही जाती है, ठीक है, जो अपराधी और न्यायालय के बीच कड़ी के रूप में काम करती है, ठीक है। यह किस प्रकार के काम करती है, एक मुख्य जांच एजेंसी भी कहा जाता है। अपराधी और न्यायालय, ठीक है, न्यायालय के आदेश से अपराधी को वो ढूंढने का काम करता है, उसको जांच करने का, उसको जांच पड़ताल करने का, उसको खोजने का काम करता है, तो उसके बीच का एक माध्यम कहते हैं, ठीक है। यानी जांच एजेंसी भी है जो अपराधी तथा न्यायालय, लास्ट डिसीजन न्यायालय में होता है, ठीक है, कोर्ट में, उसके बीच का जो काम करने वाला होता है वो पुलिस होते हैं, ठीक है, रूप में काम करते हैं। जब कभी अपराध होता है इसकी सूचना दी जाती है, तो जब कोई भी अपराध होती है तो उसके सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, और इसकी सूचना दी जाती है तो पुलिस ही उस मामले में संबंधित आरोपी की जांच करके प्राप्त तथ्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। जैसे सूचना दी जाती है तो पुलिस विभिन्न प्रकार की छानबीन करते रहता है, उसके बाद जो भी आरोप प्रत्यारोप का जो भी हम लोगों को एविडेंस के रूप में मिलता है उसको हम लोग जानते हैं कि पुलिस न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है। पुलिस जनता की रक्षक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो पुलिस क्या है, जनता की रक्षक है। देखो पुलिस को जनता की रक्षक कहा जाता है। अपराध को होने से रोकने और उसका न्याय व्यवस्था अपराध को रोकने और उसका पता लगाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी जाती है, पुलिस को। अपराध को रोकने तथा यदि अपराध हो गया है तो उसकी पता लगाने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अब देखो न्याय और व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस किस प्रकार अपना भूमिका निभाती है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। पहला पॉइंट में देखो कितना अच्छा दिया हुआ है, पुलिस की जांच न्यायालय को, पुलिस की जांच न्यायालय को न्याय तक पहुंचाने में सहायता करती है। पुलिस द्वारा की गई जांच सदैव कानून के अनुरूप, पुलिस द्वारा की गई जांच सदैव कानून के अनुरूप और मानव अधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए होनी चाहिए। ये भी ठीक है, पुलिस की जांच न्यायालय तक पहुंचने का एक सहायता करती है, एक माध्यम है। पुलिस की जांच के सहायता से ही वो न्यायालय तक पहुंच सकती है। तो उसके द्वारा पुलिस सदैव कानून का पालन करते हुए ही क्या करता है, अनुरूप और मानव अधिकारों के प्रति सम्मान रखते हुए ही मानव के उसके सम्मान को रखते हुए ही होनी चाहिए। जांच के दौरान उससे किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त करने के लिए उससे यातना देने की अनुमति नहीं है। पॉइंट नंबर 2, पुलिस किसी अपराध के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं कर सकती, ठीक है।
पुलिस किसी अपराध के संबंध में, ठीक है, यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपराध करते हैं किसी भी अपराध को, ठीक है, तो वो अपने आप में निर्णय नहीं ले सकती। उसके लिए वो सिर्फ उसका एविडेंस ही, यानी उसका सबूत के तौर पर जो मिलता है उसको रख सकती है, ठीक है, अपने आप में वो निर्णय नहीं ले सकते। पॉइंट नंबर 3, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, हवालात में रखने, पूछताछ करने के दौरान उससे भारत के उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना, उसका पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, उसके जेल में डालना यानी हवालात में डालना, उसको एक नियम के, एक दायरे के अंतर्गत ही करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भूमिका क्या होते हैं, न्याय और व्यवस्था को बनाए रखने में पुलिस इस प्रकार अपना भूमिका निभाती है। अब देखो पुलिस के कुछ अन्य कार्य भी होते हैं। क्या होते हैं, देखो, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के अतिरिक्त, समाज में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के अतिरिक्त पुलिस बल का काम लोगों और समाज में सुरक्षा की भावना विकसित करना, ठीक है, अपने आप में विश्वास जागृत करना, किसके, समाज के प्रति, समाज के प्रति सुरक्षा की भावना और समाज में लोगों के प्रति उसकी जो विश्वास जगाना पड़ता है, ठीक है। पुलिस को वृद्धों, ठीक है, क्या है, देखो, पुलिस को वृद्धों, समाज के कमज़ोर वर्गों, महिलाओं और दिव्यांगों, जिसको निःशक्तता के शिकार, ठीक है, दिव्यांग की सहायता और उनके साथ विनम्र व्यवहार की विशेष प्रयास करना चाहिए। क्रूरता से व्यवहार नहीं करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, जनता का यह कर्तव्य है कि वह पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि पुलिस को आम जनता का सहयोग प्राप्त हो तो उसका काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसीलिए किसी भी तरह का उस तरह का काम होता है तो पुलिस को ज़रूर इन्फॉर्म करें ताकि उससे सहायता मिले, ठीक है। अब देखो प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह कथित अपराध की पहली सूचना है। यह सूचना या तो व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के द्वारा स्वयं दी जा सकती है अथवा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी यह भी सुनी सुनाई बात या अफवाह की आधार पर दर्ज कराई जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी रिपोर्ट के आधार पर अपनी जाँच शुरू, जिसको हम लोग क्या करते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट, प्राथमिकी, जिसको हम लोग FIR दर्ज करना भी बोलते हैं, ठीक है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये देखो FIR, ठीक है, क्या है, ये देखो FIR, यहाँ देखो प्रथम सूचना रिपोर्ट, ठीक है, प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं आजकल FI और ये देखो R, ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी, FIR दर्ज करना, ठीक है। उसको डायरेक्ट पीड़ित व्यक्ति भी दे सकते हैं या तो यदि वो अत्यधिक पीड़ित है तो वो अपने आप नहीं दे सकते हैं तो उसके नज़दीकी या अपने व्यक्ति दे सकते हैं, ये होता है, ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराई जाती है उसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग FIR कहाँ दर्ज करते हैं, ठीक है। सामान्यतः तो प्रथम सूचना रिपोर्ट उससे क्षेत्र से संबंधित थाने में दर्ज कराई जाती है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि जो हम लोग FIR दर्ज सबसे पहले कहाँ करते हैं, अपने नज़दीकी थाना। बोलने का मतलब वह घटना किस स्थान पे हुआ है यानी किस थाना के अंतर्गत हुआ है वहाँ पर FIR दर्ज किया जाता है। देखो क्या होता है, देखो सामान्यतः प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR संबंधित थाने से दर्ज कराई जाती है, मतलब कि वो घटना जिस थाना के अंतर्गत हुई है वहीं पर FIR दर्ज यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है जहाँ पर अपराध हुआ हो। हालांकि यह देश के किसी अन्य थाने में भी कराई जा सकती है, किसी भी थाने में कराई जा सकती है, लेकिन प्राथमिकता अपना लोकल थाना यानी वो जिस थाना के अंतर्गत आते हैं उसमें कराई जानी चाहिए, ठीक है। परंतु ऐसी स्थिति में उस थाने के प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सूचना प्राप्त सूचना से क्षेत्र के थाने में भेजना सुनिश्चित करें। यदि वो थाना उस क्षेत्र से दूर है, ठीक है, वैसा स्थिति में नज़दीकी कोई भी थाना में हम लोग FIR दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ का जो थाना प्रभारी होते हैं, ठीक है, बड़ा बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और वहाँ के जो SI होते हैं उसका पहला कर्तव्य होता है कि
वह घटना जिस थाना के इलाका में हुआ है वहाँ के प्रभारी को वो क्या करे, क्षेत्राधिकार को उसको सूचना दे। ठीक है। इसके बाद देखो प्रथम सूचना रिपोर्ट कैसे दर्ज कराई जाए, उसका एक तरीका होता है। ठीक है, उस तरीका को थोड़ा सा देखते हैं। देखो प्रथम सूचना यानी FIR, किसी अपराध अथवा किसी गलत कार्य होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR कराते हुए समय क्रमानुसार निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिए। देखो पहला पॉइंट में व्यक्ति को थाने जाकर प्रभारी अधिकारी से मिलना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, सीधे थाना जाके वहाँ के प्रभारी से मिलना चाहिए। दूसरा, उससे उस अधिकारी को कथित अपराध के संबंध में समस्त जानकारी क्रमवार देनी चाहिए। वहाँ के अधिकारी को समस्त जानकारी एकदम सिस्टमेटिक ढंग से देनी चाहिए। अधिकारी इससे लिखेगा, ठीक है, उसे लिखित रूप से लिखेगा। ठीक है। सूचना देने वाले व्यक्ति को उस लिखित सूचना का हस्ताक्षर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति उसको सूचना देते हैं उसको जो भी थाना प्रभारी वहाँ पर लिखते हैं उसको वहाँ पर साइन करने पड़ते हैं, यानी उसको साइन करवाते हैं और उसे करने भी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रभारी अधिकारी द्वारा उस सूचना को प्रविष्ट उस उत्तर पुस्तिका में की जाती है जो इस उद्देश्य से रखी गई है। वो किस उद्देश्य से रखी गई है उसका एक अलग से फाइल होता है, रजिस्टर होता है, वहाँ मेंटेनेंस किया जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दर्ज होने के बाद वह मुकदमा पंजीकृत मानी जाती है, तब जांच शुरू होता है। जब FIR दर्ज होता है उसके बाद उसकी जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। ठीक है। शिकायत दर्ज कराने वाले व्यक्ति को उस FIR रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है। यदि कोई भी व्यक्ति FIR दर्ज करा लेता है, ठीक है, तो उसका एक कॉपी प्रतिलिपि, ठीक है, FIR दर्ज कराए उसका एक थाना में तो रह गया, दूसरा कॉपी क्या रहता है जो FIR दर्ज लिखाता है उसके पास होनी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट यथाशीघ्र दर्ज करा दी जानी चाहिए और तत्काल। ठीक है। लेकिन FIR दो तरह के दर्ज होते हैं। ठीक है। किस तरह का, एक होता है कि अपराधी या अपराधी के व्यक्ति, अपराधी का जो अपना नज़दीकी व्यक्ति होते हैं वो डायरेक्ट थाना जाके FIR दर्ज कराते हैं। दूसरा, कभी कभी घटना ऐसी हो जाती है कि जो भी व्यक्ति का अपराध हो जाता है उसके अगल बगल में कोई भी व्यक्ति नहीं होते हैं। ठीक है। तो उसको या तो वह उस हालत में नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि कोई अदर व्यक्ति थाना को फ़ोन कर देते हैं, ठीक है, कॉल कर देते हैं, तो खुद थाना प्रभारी आ जाते हैं उस घटनास्थल पर और वहीं से FIR दर्ज होता है। दो तरह से होता है। ठीक है। अब देखो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करना, जैसा हमने देखा है कि जांच की प्रक्रिया में प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR पहला कदम है और इसीलिए यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज करने से इनकार करना एक गैरकानूनी कृत्य है। ठीक है। तो जो आदमी कभी कभी ऐसा भी पहल बन जाता है कि आदमी FIR दर्ज करना ही नहीं चाहता है, तो ये गैरकानूनी है। कभी कभी यह देखने में आता है कि थाना के अधिकारी के अधिकार यदि बहुत विभिन्न आधारों यानी बहानों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर देते हैं। हम भी जानते हैं कभी कभी ऐसा कुछ मामला आ जाता है कि जब हम FIR कराने के लिए थाने चले जाते हैं तो वहाँ के थाना प्रभारी विभिन्न प्रकार के बहाना करके वह FIR लिखने के लिए एग्री नहीं होते हैं। ठीक है। ऐसी स्थिति में लिखित सूचना डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित मजिस्ट्रेट को, ऐसा स्थिति में क्या किया जाता है, ऐसी स्थिति में लिखित सूचना डाक द्वारा पुलिस अधीक्षक अथवा संबंधित मजिस्ट्रेट को न्यायालय में भेजी जा सकती है। यदि वहाँ के थानेदार, ठीक है, यानी अधिकारी FIR दर्ज नहीं करते हैं तो मजिस्ट्रेट को भी डाक के माध्यम से या डायरेक्ट जाके भी उसे सूचना भेजी जा सकती है। यदि संबंधित अधिकारी इस बात से आश्वस्त हैं कि दी गई सूचना में उल्लिखित अपराध है तो वह या तो स्वयं जांच करेगा या किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के माध्यम से आरोपी को जांच कराएगा। ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR के विषय में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का पालन अनिवार्य है। फरवरी 2006 में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश जारी किया है कि पुलिस अधिकारी को अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज करनी चाहिए। पुलिस किसी भी मामले में अपना पूर्व निर्णय नहीं दे सकती, अर्थात जब तक न्यायालय
एकदम उस सुनने के लिए, ठीक है, के बाद अपने निर्णय न सुना दे। इस आधार पर की रिपोर्ट अविश्वसनीय है। पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना नहीं कर सकती, और ये भी एक नियम है कि पुलिस एफआईआर दर्ज कराने से वो मना नहीं कर सकते हैं। पुलिस के पास रिपोर्ट को देखो, पुलिस के पास रिपोर्ट को दर्ज करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है, अपराध की सूचना दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर कोई अपराध अथवा मामला पंजीकृत किए जाने के समय पुलिस अधिकारी यह पता लगाने का कार्य नहीं कर सकती कि सूचना विश्वसनीय है अथवा नहीं। जिस समय वह एफआईआर दर्ज कराते हैं, उस समय जब लिखते हैं, उस समय पुलिस डायरेक्ट ये नहीं कह सकती है कि यह विश्वसनीय है या नहीं। उसका काम पहला होता है कि एफआईआर दर्ज को रजिस्टर मेंटेन करना, उसके बाद ही आगे की जांच पड़ताल होती है, ठीक है। अब जांच देखो, अब हम लोग जानते हैं जांच स्टार्ट होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच शुरू होती है। जांच का कार्य एक पुलिस अधिकारी को सौंपा जाता है, जो उस मामले में संबंधित साक्ष्य सबूत जुटाता है। इनसे अतिरिक्त अभियुक्त लगाए गए आरोप को सिद्ध करने में मदद मिलती है। अपनी जांच के आधार पर यह एक रिपोर्ट तैयार होता है, आरोप या चार्जशीट कहा जाता है, ठीक है। तो जांच के दौरान जो भी रिपोर्ट तैयार होता है उसे हम लोग चार्जशीट या आरोप पत्र कहा जाता है। आरोप पत्र को न्यायालय में दाखिल करने के बाद मुकदमा न्यायालय चला जाता है। तो कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले कोई भी आपराधिक मामले में एफआईआर दर्ज होता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद रजिस्टर मेंटेन होना, फिर पुलिस जांच के लिए निकल जाती है। जांच से जो भी सबूत जुटता है, सबूत के तौर पर जो भी साक्ष्य के तौर पर जुटता है, उसको हम लोग आरोप पत्र या चार्जशीट कहते हैं, और उससे न्यायालय में दाखिल करते हैं। तब न्यायालय में मुकदमा चलता है, ठीक है। अब देखो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार, ठीक है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार, संविधान दंड, ठीक है। इसको देखो किस तरह से है अधिकार। संविधान और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ अधिकार की गारंटी प्रदान की गई है। जो भी संविधान और दंड संहिता के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों को कुछ अधिकार की गारंटी दी गई है। पहला पॉइंट क्या है, गिरफ्तार किए जाने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। पहला, जो भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसको एक दिन के भीतर उसे मजिस्ट्रेट, जिला मजिस्ट्रेट जो होता है, उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा, गिरफ्तार किए जाते समय उससे यह जानने का अधिकार है कि उसे किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। यानी जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है उसको 24 घंटा में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। दूसरा, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं वो किस अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है उसका जानने का अधिकार है। तीसरा, उसको यह भी अधिकार है कि गिरफ्तार के दौरान पुलिस या हिरासत के साथ न तो दुर्व्यवहार हो और न ही उसे प्रताड़ित किया जाए। तो जब भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो उसको पुलिस जब तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से वो किसी भी तरह की दुर्व्यवहार या प्रताड़ित न किया जाए, ये अधिकार है। पुलिस हिरासत में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की स्वीकृति को सबूत के तौर पर न्यायालय में नहीं रखा जा सकता। तो देखो, जो भी व्यक्ति गिरफ्तार होते हैं वो व्यक्ति यदि सबूत के तौर पर कुछ बोलना चाहते हैं तो उसको न्यायालय में नहीं रखा जा सकता है। नंबर 5 में देखो, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखो, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों अथवा महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। तो 15 वर्ष या तो उससे कम उम्र के, चाहे वो हो लड़के हो या लड़की, उसको थाना में नहीं बुलाया जा सकता है। नंबर 6, गिरफ्तार किए गए अथवा पूछताछ के लिए थाने बुलाए गए व्यक्ति को अपने संबंधित अथवा रिश्तेदारों को इसके बारे में सूचना देने का अधिकार है। नेक्स्ट, महिला अभियुक्त को केवल महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा महिला पुलिस की उपस्थिति आवश्यक है। महिला अभियुक्ति, ठीक है, किसी भी तरह घटना में यदि महिला शामिल होती है तो उसको सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी ही गिरफ्तार करते हैं। या तो यदि पुरुष
पुलिस भी यदि कर सकते हैं मेल वाले, तो वहाँ पर महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित रहना अनिवार्य है। तो इस प्रकार हम लोग पुलिस का अपना किस तरह से पुलिस का क्या कर्तव्य होता है, किस तरह से पुलिस अपना रोल भूमिका निभाते हैं उसके बारे में जान गए। एफआईआर दर्ज कराते हैं, जांच करते हैं, आरोप पत्र या जिसको हम लोग चार्जशीट बोलते हैं वो प्राप्त करते हैं। फिर यदि उसे गिरफ्तार करते हैं तो उस गिरफ्तार व्यक्ति का क्या क्या अधिकार होता है, ये सब हम लोग जान गए। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यायालय के बारे में।